हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं शिवानी अग्रवाल आपकी दोस्त होस्ट इस गेटवे क्लासेस के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं सॉफ्ट स्किल का वन शॉट वीडियो यूनिट 4। और अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जैसा कि आप सभी के लिए एक मैटर ऑफ कंसर्न होता ही है हमेशा, तो ओरल कम्युनिकेशन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद न्यूसेंसेस ऑफ वॉइस डिलीवरी ये भी इंपॉर्टेंट है। पैरालिंग्विस्टिक का क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से ये 3 क्वेश्चन, इसके साथ साथ प्रॉक्सिमिक्स भी आ सकता है और काइनेसिक्स के एलिमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। बहरहाल न्यूसेंसेस ऑफ वॉइस डिलीवरी आप सबसे पहले तैयार करिएगा, उसके बाद प्रेजेंटेशन स्किल्स और फिर आप करिएगा ओरल कम्युनिकेशन। तो ओरल कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो ओरल कम्युनिकेशन क्या है? जब हम फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं या एट द ईदर एंड ऑफ द टेलीफोन, यानी कि एट द ईदर एंड का मतलब यहाँ सिरा है, दूसरे सिरे पर फ़ोन के बातचीत करते हैं या फिज़िकली बातचीत करते हैं। जब हम फिज़िकली का मतलब है व्हेन सेंडर एंड रिसीवर आर इन फ्रंट ऑफ वन अनदर, तो इस तरह की जो बातचीत होती है उसे हम बोलते हैं ओरल कम्युनिकेशन। कीवर्ड्स हैं फेस टू फेस और फिज़िकली। It is called oral communication. Oral communication implies communication through mouth. Oral communication में क्या होता है? कम्युनिकेशन माउथ के माध्यम से, मुंह के माध्यम से किया जाता है। तो 3 चीज़ें याद रखनी है, फेस टू फेस करा जाता है, फिजिकली करा जाता है, और ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है? कम्युनिकेशन थ्रू माउथ। इट इंक्लूड्स इंडिविजुअल्स इंटरेक्टिंग विद वन अनदर। इसमें जो है इंडिविजुअल्स एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, चाहे वो डायरेक्ट कन्वर्सेशन हो, डायरेक्ट कन्वर्सेशन का मतलब है फेस टू फेस कन्वर्सेशन, और चाहे वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो जहाँ पर हम एट द ईदर एंड ऑफ द टेलीफोन बातचीत करते हैं। एग्जाम्पल है स्पीच। ओरल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल हैं स्पीच, डिबेट, प्रेजेंटेशन, डायलॉग, इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, और भी कुछ एग्जाम्पल हैं तो वो आप हमें बताइएगा। अब आते हैं एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। सबसे पहले देखिए इसमें क्या होता है, हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। क्यों होती है हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप? क्योंकि बोथ ऑफ द पार्टीज आर इन फ्रंट ऑफ वन अनदर, तो देयर आर नो चांसेस ऑफ अराइजिंग एनी काइंड ऑफ डाउट और मिसअंडरस्टैंडिंग्स। तो जब डाउट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होंगी तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी। ट्रांसपेरेंसी इसलिए रहेगी क्योंकि अगर कोई भी डाउट आता है, कोई भी दिक्कत आती है, तो इमीडिएटली आपको एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना डाउट अपने प्रेजेंटेटर से जो है क्लियर कर सकते हैं। क्यों ऐसा होता है? हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्यों डेवलप होती है? ट्रांसपेरेंसी क्यों होती है? क्योंकि ये इंटरपर्सनल होता है। ठीक है। अगला है फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि हम इसमें चेंजेस ला सकते हैं, इजीली चेंजेबल होता है, ये इजीली चेंजेबल होता है। जहाँ कहीं भी हमने मतलब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि हम चेंज कर सकते हैं, चांसेस ऑफ चेंजिंग होता है। अगर रिजिडिटी नहीं होती, रिजिडिटी का मतलब ये है कि अगर हमने एक बार कह दिया कुछ, तो अगर हमने लिख कर दिया है तो हम उसको जल्दी से मिटा नहीं सकते, लेकिन अगर कहा है तो उसको सही कर सकते हैं। और इससे क्या होता है कि डिसीज़न लेने में जो चेंजेस लेने होते हैं, यानी कि इट हेल्प्स इन द चेंजेस ऑफ डिसीजन टेकन प्रीवियसली, जो पहले हमने डिसीजन लिए हुए होते हैं, अगर हमें सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग अपनी ऑडियंस की नीड्स को देखते हुए हमें ये लगता है कि इन डिसीजंस में चेंजेस की गुंजाइश है या इन डिसीजंस में चेंजेस की नीड है, तो फ्लेक्सिबिलिटी होने के कारण से हम इमीडिएटली चेंज कर पाते हैं। अगला है फीडबैक स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस बोले तो इमीडिएट होता है। इसमें इमीडिएट फीडबैक पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि बोथ ऑफ द पार्टीज आर इन फ्रंट ऑफ वन अनदर, एक दूसरे के सामने होती हैं, और एक दूसरे के सामने होने के कारण से फीडबैक वो एकदम से तुरंत मिल जाता है, तो फीडबैक इमीडिएट होता है। अगला है नॉट ओनली टाइम सेविंग बट आल्सो सेव्स अपॉन मनी एंड एनर्जी। तो ये मनी और एनर्जी को भी बचाता है, एफर्ट्स को भी बचाता है और टाइम को भी बचाता है। ओरल कम्युनिकेशन इज़ बेस्ट इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों करता है? क्योंकि दोनों ही अफेक्टेड पार्टीज़ एक दूसरे के सामने होती हैं, तो एक दूसरे से बातचीत करवा के ये है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आराम से करा जा सकता है। अगला है इट हेल्प्स इन टीम वर्क। टीम वर्क में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है इससे, और इनफैक्ट इसमें क्या होता है कि टीम बिल्डिंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, टीम बिल्डिंग होती है, और टीम बिल्डिंग, टीम स्पिरिट का डेवलपमेंट होता है।
टीम स्पिरिट का डेवलपमेंट होता है और टीम वर्क होता है। अगला आता है बेस्ट मीडियम फॉर ट्रांसफरिंग प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल इश्यूज़। देखिए इसमें क्या होता है कि बिल्कुल भी हैकिंग के चांस नहीं होते, लीकेज के चांस नहीं होते। तो अगर आपको कोई प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल इश्यूज़ डिस्कस करने हैं तो दिस इज़ द यानी ओरल कम्युनिकेशन इज़ द प्रॉपर एंड बेस्ट मेथड। अगला आता है ओरल कम्युनिकेशन प्रमोट्स हेल्दी, फ्रेंडली और कॉन्जीनियल एटमॉस्फेयर। कॉन्जीनियल का मतलब है हार्दिक। तो क्योंकि दोनों सारे ही लोग एक दूसरे के सामने होते हैं तो आपसी बातचीत से बहुत सारी चीज़ों का जो है सल्यूशन निकलता है, क्योंकि कहा गया है बातचीत का दौर जारी रखिए जनाब, बातचीत का दौर जारी रखिए जनाब, अक्सर बंद कमरों में जाले लग जाते हैं। तो अगर आप लोग एक साथ हैं, जैसे मैं और अभी आप भी अभी ऑनलाइन एक साथ ही हैं, तो हमारा जो है फ्रेंडली और हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप होगा, हमारा एनवायरनमेंट आसपास का फ्रेंडली हो जाएगा, ये भी एक एडवांटेज है। लेकिन हर चीज़ जिसका एडवांटेज होता है उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके। और पहला है रिलाइंग का मतलब है बिलीविंग या भरोसा करना। बहुत ज़्यादा भरोसा करना ओरल कम्युनिकेशन पर सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की डिमांड है हाईली फॉर्मल होना और हाईली ऑर्गेनाइज्ड होना। तो जहाँ पर फॉर्मल होने की बात आती है, जहाँ पर हाईली ऑर्गेनाइज्ड होने की बात आती है, वहाँ पर जो है ओरल कम्युनिकेशन कम पड़ जाता है, उस पर भरोसा करना सफिशिएंट नहीं होता है, क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन फॉर्मल नहीं होता है बहुत ज़्यादा। और फॉर्मेलिटी मेंटेन करने के लिए रिटन में मेंशन करना, रिटन में रिकॉर्ड रखना ज़रूरी होता है। इसी तरह से ऑर्गेनाइज करने के लिए भी किसी चीज़ को बार बार जब आप ड्राफ्टिंग करेंगे तो फाइनल ड्राफ्ट बनाते बनाते चीज़ें बहुत ज़्यादा रेक्टिफाई हो जाती हैं और सिस्टमेटिक हो जाती हैं, ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। लेकिन ये फैसिलिटी ओरल कम्युनिकेशन में नहीं मिलती। तो इसलिए जो है बहुत ज़्यादा भरोसा, बहुत ज़्यादा रिलाई हम नहीं कर सकते हैं ओरल कम्युनिकेशन पर। अगला आता है ओरल कम्युनिकेशन लेस ऑथेंटिक, बहुत कम प्रामाणिक है। क्यों बहुत कम प्रामाणिक है? क्योंकि इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता कि क्या कहा गया है। अच्छा, अब ये वाला पॉइंट देखिएगा, ओरल कम्युनिकेशन टाइम सेविंग तो है, लेकिन कहाँ पिछले में हमने पढ़ा था जब हम एडवांटेजेस पढ़ रहे थे कि ओरल कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा टाइम सेविंग है, मनी और एफर्ट्स को भी यानी मनी और एनर्जी को भी बचाता है। लेकिन ओरल कम्युनिकेशन टाइम सेविंग तो है, लेकिन कहाँ पर है? जब हम डेली इंटरेक्शन की यानी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ में ये टाइम सेविंग है। लेकिन मीटिंग के केसेस में अगर हमें इफ़ वी हैव टू ऑर्गेनाइज मीटिंग्स, इफ़ वी हैव टू गो फॉर लॉन्ग स्पीचेस, ओरल कम्युनिकेशन, तो इंटरव्यू इसमें एक और ऐड कर लीजिएगा, इंटरव्यू। तो अगर हमें इंटरव्यू लेना है, ये सब करना है, लॉन्ग स्पीचेस देनी है, तो मीटिंग्स करनी है, तो ओरल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास 100 कैंडिडेट्स आए हुए हैं, उनका आपको इंटरव्यू लेना है। अगर आप 1 to 1 हर एक से इंटरेक्शन करके ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू ओरल इंटरव्यू लेंगे तो इट विल टेक होल डे, है ना। हो सकता है कि आपको अगले दिन भी उन्हें बुलाना पड़े। लेकिन अगर आपको रिटन उनका इंटरव्यू लेना है, रिटन टेस्ट के थ्रू उनका इंटरव्यू लेना है, तो आप हार्डली 2-3 आवर्स में उनका इंटरव्यू बड़े आराम से ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ओरल कम्युनिकेशन टाइम सेविंग तो है, बट डेली रूटीन एक्टिविटीज़ में, डेली इंटरेक्शन में टाइम सेविंग है। जहाँ बात आती है मीटिंग्स की, जहाँ बात आती है इंटरव्यूज़ की, जहाँ बात आती है लॉन्ग स्पीचेस की, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग है। अगला आता है इन केस ऑफ डिलीवरिंग लेंदी मैसेजेस इट इज़ इम्प्रॉपर। जब हमें लेंदी मैसेजेस को देना हो तो भी ये इम्प्रॉपर है, क्योंकि मैनी ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिटेल्स में बी स्किप्ड ऑन द वे। बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स ऑन द वे स्किप हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर गोइंग टू डिस्कस रूल्स एंड रेगुलेशंस, इफ़ यू आर गोइंग टू डिस्कस ए लिस्ट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस, तो जो है ओरल कम्युनिकेशन इम्प्रॉपर मेथड है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके और आपके सुनने वालों दोनों के दिमाग से उड़ सकती हैं। अगला आता है इट डज़ नॉट कंटेन लीगल वैलिडिटी। इसमें लीगल वैलिडिटी नहीं है, इसमें जो है लीगल वैधता नहीं है, कानूनी वैधता नहीं है, क्योंकि देयर इज़ नो रिकॉर्ड अवेलेबल ऑफ व्हाट इज़ सेड। कोई भी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है कि आपने क्या कहा। तो इस तरह से ये ओरल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 7 मार्क्स में आने के लिए। अगला क्वेश्चन है
आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मोड्स ऑफ वॉइस डिलीवरी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ओरल कम्युनिकेशन एक बार को ना भी तैयार करो पहले प्रायोरिटी बेसिस पर आप इसे ज़रूर तैयार कर लीजिएगा 7 मार्क्स में। अब वॉइस डिलीवरी में गुड प्लानिंग इज़ द बैकबोन ऑफ गुड प्रेजेंटेशन। देखिए, अगर आप अच्छा प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो उसकी अच्छी प्लानिंग जो है वो उसकी रीढ़ की हड्डी है। अगर आपने अच्छे से प्लानिंग कर रखा है तो आप समझ लीजिए कि आपका जो प्रेजेंटेशन है वो हाफ डन हो गया, यानी कि आधा वो अच्छा हो गया। तो आधा अच्छा मतलब आपको और जो है प्लानिंग किस पर डिपेंड करती है कि हाउ यू डिलीवर योर वर्ड्स, किस तरह से आप अपने वॉइस की डिलीवरी करते हैं, वर्ड्स की डिलीवरी करते हैं। अगर आपने बहुत अच्छे से डिलीवरी की है तो एक डल से डल और अनइंटरेस्टिंग से अनइंटरेस्टिंग कंटेंट भी हाईली इंटरेस्टिंग बन जाता है, हाईली इंप्रेसिव बन जाता है। लेकिन पुअर वॉइस डिलीवरी है तो अच्छा से अच्छा जो प्रेजेंटेशन है उसका इफ़ेक्ट स्पॉइल हो जाता है। अब अपनी वॉइस को प्रेजेंट करने के लिए, अपनी प्रेजेंटेशन की डिलीवरी को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए वी हैव 4 मेथड्स। मैन्युस्क्रिप्ट, मेमोराइजेशन, क्या क्या हैं ये मेथड्स, इनके बारे में आइए पढ़ लेते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब ही है स्क्रिप्ट के साथ, प्लस स्क्रिप्ट यानी कि स्क्रिप्ट के साथ। तो मैन्युस्क्रिप्ट इज़ द मेथड इन विच वी हैव एवरीथिंग इन रिटन। हमारे पास हर कुछ चीज़ें लिखी हुई होती हैं। एवरी वर्ड इज़ वेल प्लान्ड, क्योंकि हर चीज़ लिखी हुई होती है इसीलिए हर वर्ड, each and every word is well planned, each and every word is sequentially arranged, यानी कि वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। सिक्वेंशियली अरेंज्ड का मतलब है वेल ऑर्गेनाइज्ड, हाईली ऑर्गेनाइज्ड होता है, क्योंकि हमने लिखने में बहुत मेहनत करी है और उसे इस फाइनल ड्राफ्ट बनाते बनाते हमने कई बार उसको रिवाइज किया है। इसलिए क्योंकि इसीलिए जो है हर वर्ड वेल प्लान्ड होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है और सीक्वेंशियली अरेंज्ड होता है। इन दिस वी हैव एवरी वर्ड रिटन ऑन ए पीस ऑफ पेपर। जी हाँ, इसमें आपका हर वर्ड जो है वो एक पीस ऑफ पेपर यानी पेपर पर लिखा होता है। हमारे पास प्रॉपर नोट्स होते हैं। ये मेथड यूज़ कब होता है? व्हेन द आइडिया इज़ कॉम्प्लिकेटेड, जब आइडिया कॉम्प्लिकेटेड होता है तब ये मेथड का यूज़ करते हैं। व्हेन देयर इज़, और कब कब करते हैं हम इसका यूज़? व्हेन देयर इज़ डाटाबेस इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो जब हमारे पास डाटाबेस इंफॉर्मेशन होती है एंड जब हमारे पास जो है, जब हमारा आइडिया थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब है टफ होता है, तब भी हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। आइए पढ़ लेते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं। स्पीकर को एक्सेस होती है, एक्सेस का मतलब है स्पीकर को पहुंच होती है हर वर्ड पर। नो गैस वर्क एंड मेमोराइजेशन इज़ रिक्वायर्ड, किसी गैस वर्क की मेमोराइजेशन की ज़रूरत नहीं होती। और क्योंकि किसी गैस वर्क और मेमोराइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है तो ये मेथड जो है हेल्प करता है स्पीकर की, उसको कॉन्फिडेंट फील कराने में, उसको इजी फील कराने में, उसको कन्वीनियंट और कंफर्टेबल फील कराने में, टेंशन फ्री फील कराने में। तो दिस मेथड कीप्स द स्पीकर टेंशन फ्री, कॉन्फिडेंट, इजी, कन्वीनियंट एंड कंफर्टेबल। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? क्योंकि हर समय हमारी आंखें जो है ऑन ए पीस ऑफ पेपर रहती हैं तो आई कांटेक्ट इज़ टोटली मिसिंग, आई कांटेक्ट इज़ टोटली हैम्पर्ड। हैम्पर्ड का मतलब रुकावट बनना, या आप ये भी लिख सकते हैं आई कांटेक्ट इज़ टोटली मिसिंग इन दिस मेथड। दूसरा है रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, इम्प्रॉपर फ्लो ऑफ वॉइस डिलीवरी। अगर आपका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा भी ख़राब है, अगर आपकी वॉइस डिलीवरी इम्प्रॉपर है, प्रॉपर नहीं है, तो एंटायर इफेक्ट ऑफ प्रेजेंटेशन वो जो है स्पॉइल हो जाता है, ख़राब हो जाता है कि आप पेपर पे से भी देखकर पढ़ रहे हैं उसके बाद भी आपका इफ़ेक्टिव नहीं बन पा रहा है। अगला आता है मेमोराइजेशन। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है मेमोरी से बना है। मेमोराइजेशन का मतलब ही है कि याद करके बोला हुआ। तो मेमोराइजेशन में क्या होता है? मेमोराइज्ड स्पीच इज़ फुली प्रिपेयर्ड इन एडवांस। मेमोराइज्ड स्पीच क्या होती है? पूरी तरह से प्रिपेयर होती है इन एडवांस, एडवांस में प्रिपेयर होती है, पूरी तरह से एडवांस में इसको प्रिपेयर कर लिया जाता है। इसमें स्पीकर कोई भी नोट्स का प्रयोग नहीं करता है। और लेकिन एक बात है कि मेमोराइजेशन ऑफ स्पीच इज़ नॉट लाइक मेमोराइजेशन ऑफ ए पोएम, जिसमें हमें वी हैव टू लर्न, वी हैव टू जस्ट मग अप वर्ड बाय वर्ड। इसमें हमें वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ना होता, बल्कि हमें क्या करना होता है? प्रिपेयर एन आउटलाइन। हमें एक आउटलाइन बना लेनी होती है और उस आउटलाइन के अंदर जितने पॉइंट्स आते हैं, सब पॉइंट्स आते हैं, उनकी हमें प्रैक्टिस करनी होती है। पहली प्रैक्टिस में हो सकता है हम एक आउटलाइन के अंदर के 5 पॉइंट्स में
से 2 ही बोल पाएँ, लेकिन प्रैक्टिस करते करते जब तक हम एक आउटलाइन के अंदर के सारे पॉइंट्स नहीं बोलने लगते हैं, सारे पॉइंट्स हमें रिकॉल नहीं हो जाते हैं, तब तक हम अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखते हैं। एडवांटेज क्या है? द स्पीकर कैन फुली फेस देयर ऑडियंस। इसमें ही कैन मेक लॉट्स ऑफ आई कंटेक्ट एंड ही कैन फेस हिज ऑडियंस प्रॉपरली। प्रॉपर आई कांटेक्ट पॉसिबल है, लॉट्स ऑफ आई कांटेक्ट वो कर सकता है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? स्पीकर में फॉरगेट, स्पीकर में स्टक एट एनी पॉइंट एंड ही में फॉरगेट सम ऑफ द पॉइंट्स। तो वो जहाँ पर भी फॉरगेट करेगा पॉइंट्स को, वहाँ पर एम्बैरेसिंग हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा ही विल बी ए लाफिंग स्टॉक, वो हास्य का पात्र बन जाएगा। अगला है, इन दिस मेथड स्पीकर में बी अनईजी। स्पीकर जो है अनईजी हो सकता है, अनकम्फर्टेबल, इनकन्वीनियंट हो सकता है और उसके पास कॉन्फिडेंस लैक हो सकता है, क्योंकि जहाँ कहीं भी उसे लगेगा कि मैं भूल जाऊँगा तो वो अनईजी, अनकम्फर्टेबल, इनकन्वीनियंट हो सकता है उसके लिए ये सारा कुछ। और जहाँ कभी वो इनकन्वीनियंट होता है, अनईजी होता है, अनकम्फर्टेबल होता है, वहाँ पर उसके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब आते हैं इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू जो है वो ऑफ द कफ है। ऑफ द कफ का मतलब होता है, ये एक फ्रेज़ है तुरंत, ये तुरंत देने वाला प्रेजेंटेशन है। दैट इज़ स्पीकिंग विदाउट प्रिपरेशन। इसमें क्या करना है हमें? इसमें बिना प्रिपरेशन के स्पीक करना होता है। ये कब होता है? स्पीच मेड ऑन रिसीविंग सम अवार्ड। कभी कभी आपको क्या होता है, कोई अवार्ड मिलता है तो आपको अचानक से ऑफ द कफ बोलने के लिए कहा जाता है, या फिर कभी कभी आपको फॉर्मल वेलकम एड्रेस देना पड़ सकता है, आपका नाम अगर एकदम से तुरंत से बुला लिया जाए। कभी कभी आपको वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए भी बुलाया जा सकता है, तो ये भी जो है, ये भी इस तरह से भी आपको करना पड़ सकता है। समटाइम्स यू मे आल्सो इंट्रोड्यूस सम गेस्ट इन एन इवेंट। कभी कभी आपको किसी गेस्ट को भी बुलाना पड़ सकता है किसी इवेंट में। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल क्या होता है कि आपने 10 गेस्ट को बुला रखा है, लेकिन 11वां गेस्ट अगर बीच में आ गया तो आपको उसके बारे में भी ऑफ द कफ बोलना पड़ सकता है। इट इज़ ए हरकुलन टास्क। ये एक बहुत हरकुलन टास्क है, एक कठिन काम है, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस एक आदमी को परफेक्ट कर देती है। और इसमें क्या करना है, मतलब बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारी रिहर्सल्स करनी है। और आपको क्या करना है कि यू कैन आल्सो यूज़ सम स्टोरीज, सम क्वेश्चंस, सम कोटेशंस, सम पर्सनल एक्सपीरियंसेस, इवन सम पोएटिक लाइन्स, बट ये सारी चीज़ें डायरेक्टली थीम से मैच करती हुई होनी चाहिए। अगर आप ये यूज़ करते हैं तो यू कैन मेक योर इम्प्रेशन इन्फ्लुएंशियल एंड यू कैन लीव एन इंडेलिबल इम्प्रेशन ऑन योर ऑडियंस। एडवांटेजेस की बात करें, स्पीकर हैड्स लॉट्स ऑफ स्कोप ऑफ स्पीक। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि कोई निर्धारित पॉइंट नहीं होता है, ऑफ द कफ तो होता है, लेकिन कोई डिफाइंड फील्ड नहीं होता है। आप कहीं से भी स्टार्ट करके कहीं भी रुक सकते हैं, तो बहुत सारा स्कोप होता है बोलने के लिए, कोई भी लिमिटेशन नहीं होती है। स्पीकर बहुत कम वर्ड से, बाय सम सिलेक्टेड वर्ड्स, थोड़े से वर्ड्स बोलकर ही स्पीकर जो है ऑडियंस का दिल जीत सकता है। डिसएडवांटेज फिर वही है कि इन लैक ऑफ प्रॉपर प्रैक्टिस ही में फील स्पीचलेस, यानी ही अनईजी और अनकंफर्टेबल। अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं है पूरी, उसको इस तरह के ऑफ द कफ प्रेजेंटेशन देने की आदत नहीं है, तो वो क्या होगा, अनईजी, अनकंफर्टेबल, इनकन्वीनियंट फील करेगा और क्या होगा, स्पीचलेस हो सकता है। ये तो नहीं, ये आप देख लीजिएगा, ये इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब आता है एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर में क्या होता है, स्पीकर कुछ नोट्स एडवांस में प्रिपेयर करता है, लेकिन ये नोट्स क्या है, ये नोट्स क्या करते हैं, उसकी मेमोरी को ट्रिगर करते हैं। जब व्हाट दे प्लान टू से, जो भी उसे कहना है उसकी मेमोरी को ट्रिगर करते हैं। ये नोट्स जो है वो नोट कार्ड्स पर, वो फ्लैश कार्ड पर बनाता है, और नोट कार्ड लगभग 5 बाई 7 इंचेस के होते हैं। ये नोट्स जो हैं वो कंप्लीट सेंटेंसेस में नहीं होते, बल्कि आउटलाइन होती हैं। और एक्सटेम्पोर स्पीच में जो है ऑन द स्पॉट तो दिया जाता है, लेकिन 5-10 मिनट दे दिए जाते हैं प्रिपेयर करने के लिए। एडवांटेज क्या है, स्पीकर इज़ एबल टू स्पीक इन मोर कन्वर्सेशनल टोन। इसमें ये एडवांटेज मिलता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्सेशनल टोन में बोल सकता है। उसको भाषण की तरह रटना नहीं होता, बल्कि वो उसके दिल में जो भी आ रहा है वो बोल सकता है। उसके पास पॉइंट है ही आउटलाइन के फॉर्म में, उनको देखकर वो अपने मन से कुछ भी कन्वर्सेशनल टोन में बोल सकता है। और इसमें बहुत सारा आई कॉन्टेक्ट भी वो अपने ऑडियंस से कर सकता है। डिसएडवांटेज क्या है, फॉरगेटिंग और स्टकिंग।
वो स्टक कर सकता है, फॉरगेट हो सकता है और उसके फ्लैश कार्ड आउट ऑफ ऑर्डर जा सकते हैं, तो अनसिस्टमेटिक हो सकता है। तो ये हमारा जो है ये था वॉइस डायनेमिक्स का, वॉइस न्यूसेंसेस ऑफ वॉइस डायनेमिक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं पैरालिंग्विस्टिक। अच्छा क्वेश्चन है। पैरालिंग्विस्टिक जो है, पैरा का मतलब है बिसाइड्स और लिंग्विस्टिक का मतलब है लैंग्वेज। अगर हम बात करें रिचार्ड के अनुसार तो पैरालिंग्विस्टिक में क्या होता है, वर्बल और नॉन वर्बल मैसेजेस की स्टडी होती है या वर्बल और नॉन वर्बल स्पीच की स्टडी होती है। पैरालिंग्विस्टिक में क्या क्या आता है, रेट, पिच, रिदम, वॉल्यूम, फ्लुएंसी, इंटोनेशन, ये सब आते हैं। पैरालिंग्विस्टिक फीचर जो है वो नॉन स्पीकर कम्युनिकेशन से डील करते हैं, जिसमें कोई वर्ड्स नहीं होते हैं। जॉन ने कहा है वी स्पीक विद आवर वोकल कॉर्ड्स, ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है, देख लीजिएगा। वी स्पीक विद आवर वोकल कॉर्ड्स बट वी कन्वर्स विद आवर एंटायर बॉडी। हम बोलते तो अपने वोकल कॉर्ड से हैं, वोकल ग्रंथियों से बोलते हैं, लेकिन हमारी बातचीत, जो हम बातचीत करते हैं वो हमारी पूरी बॉडी से बातचीत करते हैं। पिच क्या है, हाई और लो नोट्स हैं स्केल पर। स्केल का मतलब वो लोग अच्छे से जानते होंगे जो संगीत के विद्यार्थी होंगे, जिनको गाना आता होगा, जो म्यूजिशियन होंगे, जो सिंगर होंगे, वो जानते होंगे। स्केल जो है, स्केल पर लगने वाले हाई और लो नोट्स हैं पिच। और पिच में क्या होता है कि वोकल फोल्ड पर, गले की ग्रंथियों पर जितनी बार हम वेरिएशन के साथ, विभिन्नता के साथ बोलते हैं, वो होता है पिच, विभिन्नता। तो आप समझ गए होंगे कि हाई और लो नोट्स जो हैं स्केल पर वो पिच है। और पिच में क्या है, वोकल फोल्ड्स पर जितनी बार हम वेरिएशन के साथ बोलते हैं वो ही पिच होती है। अब पिच क्यों इम्पॉर्टेंट है? पिच इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये स्पीकर के मूड और इंटरेस्ट को डिफ़ाइन करती है। यानी पिच से हमें पता चल जाता है कि स्पीकर का मूड क्या है और उसका इंटरेस्ट क्या है। इसी तरह से पिच जो है वो स्पीकर के इमोशनल स्टेट को भी रिप्रेजेंट करती है। इमोशनल भाव परिस्थिति, उसका इमोशनल मूड क्या है वो भी बताती है। अगला आता है पिच हेल्प्स टू अवॉइड मोनोटोनस इम्पैक्ट इन द स्पीच। पिच से क्या होता है कि जो स्पीच में मोनोटोनसनेस होती है, अब अगर मोनोटोनस की बात करें तो मोनोटोनस का मतलब होता है उदासी वाली, एक रस्ता, नीरसता। बोर्डम जो होता है ना, बोर्डम का इम्पैक्ट वो जो है वो भी अवॉइड करती है, क्योंकि पिच से ही हम वेरिएशन करके बोलते हैं। और इस सबसे बड़ी जो खासियत है पिच की वो यही है कि पिच से मोनोटोनस इम्पैक्ट जो है वो अवॉइड होता है। और पिच अब आपकी बातचीत में, आपकी स्पीच में जो है विभिन्नता आ जाती है, यानी वेरिएशन आ जाता है। और वेरिएशन ही लोगों को अट्रैक्ट करता है, लोगों को सुनने के लिए मजबूर करता है। पिच इंडिकेट करती है कि स्पीकर, पिच ही ये बताती है कि स्पीकर क्या स्पीकर एक क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या स्पीकर ऑर्डर पास कर रहा है, या वो रिक्वेस्ट कर रहा है, या वो सिंपली बात कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बोलकर दिखाती हूँ। मैंने बोला, अरे क्या तुमको पता है, अरे डू यू नो दैट सीमा फेल्ड इन इंग्लिश। तो ये क्या हुआ, इससे आपको पता चल गया कि मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ। जाओ और जाकर खड़े हो जाओ। इससे क्या पता चला कि मैं ऑर्डर दे रही हूँ। अरे प्लीज़ यार मुझे दे दोगे अपना फ़ोन एक दिन के लिए। तो ये क्या हो गया, ये रिक्वेस्ट हो गई। वो गया था, उसने खाना खाया, अरे हम मिले थे वहाँ पर, है ना, होटल गए थे, होटल में हमने खाना खाया, ये हम सिंपली बातचीत कर रहे हैं। तो पिच से हमें ये भी पता चलता है कि या तो क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है, ये सिंपली बातचीत करी जा रही है। अब एक हाई पिच का जो पर्सन है वो अनप्लीजेंट लगता है, इरिटेटेड लगता है, ऐसा लगता है जैसे वो चिढ़ा हुआ है, इल मैनर्ड लगता है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और चाइल्डिश भी लगता है, आर्टिफिशियल भी लगता है। लेकिन एक लो पिच का पर्सन क्या है, उसको ये माना जाता है कि उसके अंदर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग है,
और ज़्यादा क्रेडिबिलिटी है, ज़्यादा अथॉरिटी यानी अधिकारीपन है। आपने देखा होगा जितने भी हाई रैंक पर ऑफिसर्स होते हैं, हाईली डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स होते हैं, वो बड़े ही शांति के साथ, बहुत ही सॉफ्टली, बहुत ही धीरे से बात करते हैं, शांति के साथ। तो वो तो इसीलिए कहा गया है कि लो पिच का व्यक्ति ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ देखा जाता है, क्रेडिबिलिटी उसकी ज़्यादा होती है और अथॉरिटी उसमें ज़्यादा होती है। एडवाइस क्या दी जाती है कि वी हैव टू स्टार्ट सॉफ्टली। हमें जब अपना कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना हो, प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना हो, तो हमें सॉफ्टली, लो टोन में स्टार्ट करना चाहिए, लो पिच में स्टार्ट करना चाहिए, एंड देन टू स्विच इन हाई पिच, और बाद में धीरे धीरे हाई पिच पर स्विच कर जाना चाहिए जो भी डिमांड हो कंटेंट की। अब आते हैं पेस और रेट। रेट क्या है? नंबर ऑफ वर्ड्स दैट वी स्पीक पर मिनट। हम जितने वर्ड्स पर मिनट बोलते हैं वो है, सिंपल सी बात है कि नंबर ऑफ वर्ड्स दैट आर स्पोकन बाय अस पर मिनट। एक मिनट में कितने वर्ड्स बोलते हैं वो है। रेट आल्सो इफेक्ट्स, रेट को उससे क्या इफेक्ट पड़ता है? मीनिंग एंड इम्प्रेशन ऑफ आवर कम्युनिकेशन। हमारे कम्युनिकेशन का मीनिंग और इम्प्रेशन पता चलता है। मोस्ट ऑफ अस, हम लोग ज़्यादातर 150-150 वर्ड्स पर मिनट, ये ध्यान देने वाली बात है, 150 वर्ड्स पर मिनट बोलते हैं, लेकिन हम 200 वर्ड्स पर मिनट की लिमिट भी क्रॉस कर सकते हैं। और अगर हम 200 वर्ड्स पर मिनट बोलेंगे तो हमारा मैसेज जो है दैट विल बी वर्चुअली इंटेलिजिबल। हम जो है हमें लगेगा, हमें देखकर, हमारी स्पीच को देखकर कि हम इंटेलिजिबल और इंटेलेक्चुअल हैं। लेकिन ऑन कंट्रास्ट इफ़ वी स्पीक टू स्लोली, अगर हम बहुत ज़्यादा स्लोली बोलते हैं तो क्या है, अदर्स में परसीव, ये परसीव है, दूसरे लोग हमें क्या परसीव कर सकते हैं कि हमारे अंदर लैकिंग ऑफ कॉन्फिडेंस है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, शॉर्ट ऑफ नॉलेज है, इनएक्टिव है, हम अनविलिंग है। अब आते हैं इंटोनेशन। देखिए अलग से 2 मार्क्स में आ सकता है। इट टेल्स हाउ द वॉइस राइज एंड फॉल इन स्पीच। इससे ये पता चलता है कि हमारी वॉइस कब राइज होती है, ऊपर जाती है, और कब नीचे आती है। अदर वर्ड्स में इंटोनेशन क्या है? द वे द पिच ऑफ स्पीकर्स वॉइस गोज़ अप एंड डाउन। वो तरीका जिसमें स्पीकर की वॉइस की जो पिच है, स्पीकर की वॉइस की पिच है, 2 चीज़ें हो गई, स्पीकर की वॉइस और उसकी पिच। स्पीकर की वॉइस की जो पिच है वो किस तरह से अप एंड डाउन जाती है। इंटोनेशन की बात करें तो 3 टाइप का होता है, राइजिंग फॉलिंग और राइजिंग फॉलिंग। आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, आर्टिकुलेशन, जब हम एक वर्ड को टुकड़े कर करके ब्रेकअप करके बोलते हैं तो वो होता है आर्टिकुलेशन। स्पीकर शुड बी केयरफुल अबाउट नॉट टू स्लॉप, नॉट टू स्लर, नॉट टू चॉप, नॉट टू टर्नकेट और ओमिट साउंड्स। स्पीकर को ये सलाह दी जाती है कि उसे साउंड को चबाना नहीं है। इन सब का मतलब लगभग एक ही है। स्लॉप नहीं करना है, कुतरना नहीं है, स्लर नहीं करना है, चबाना नहीं है, चॉप का मतलब दबाना नहीं है, और टर्नकेट का मतलब है मुंह में नहीं रखना है, और ओमिट साउंड का मतलब है साउंड को मिटाना नहीं है। बिटवीन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, वर्ड्स और सेंटेंसेस के बीच की जो साउंड है उनको हमको चबाना नहीं है, स्लर नहीं करना है। लेज़ी आर्टिकुलेशन यानी कि कम अगर हम आर्टिकुलेशन करेंगे या फिर स्पीकिंग ओवर वर्ड्स विल लोअर डाउन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द स्पीकर। अगर हम लेज़ी आर्टिकुलेशन करेंगे तो हमारी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। पॉज, पॉज क्या है? इंटरप्शन ऑफ एक्शन। पता ही है पॉज का मतलब विराम है, तो किसी भी एक्शन का रोका जाना, या फिर स्पीक ब्रीफली, थोड़ा कम बोलना, या फिर स्टॉप टेम्पोरेरली, बीच बीच में रुक कर बोलना। पॉज हेल्प्स नॉट ओनली द लिसनर, पॉज ना केवल लिसनर की हेल्प करता है बट स्पीकर की भी हेल्प करता है। और पॉज ऑटोमेटिकली कम्स इन बिटवीन द मेजर पॉइंट्स ऑफ योर स्पीच। ये जो पॉज है वो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीच के मेजर पोर्शंस पर खुद आ जाता है, आपको लगाना नहीं होता है। लेकिन फिर भी प्रीपोजिशंस के बाद जहाँ पर ज्वाइनिंग हो रहा है सेंटेंस, वहाँ पर आपको पॉज ले लेना चाहिए। जैसे ये है, शी इज़ टू गो cut the cake in cake cutting ceremony. She is to cut the cake in cake cutting ceremony. तो इसके बाद रुके हैं हम, to cut the cake के बाद रुके हैं, इनके बाद रुके हैं, तो इस तरह से हमें यहाँ पर पॉज लेना है। We have to take pause wherever there is a comma. ये कॉमा है, जहाँ पर भी कॉमा हो we have to take the aforesaid example
ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमें वहाँ रुकना है जहाँ कॉमा था। वॉल्यूम का मतलब है हमारे वॉइस की लाउडनेस या फिर सॉफ्टनेस। स्पीकर की वॉल्यूम रिफ्लेक्ट करती है उसका नेचर, उसका मूड, उसका एटीट्यूड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्चर्स ये कहते हैं कि किसी का असर्टिवनेस, किसी की ज़िद, किसी का कॉन्फिडेंस लेवल, किसी की बोल्डनेस रिफ्लेक्ट करती है लाउडर वॉल्यूम में। अगर आपकी वॉल्यूम लाउडर है तो उससे क्या पता चलता है कि आप असर्टिवनेस के आदमी हैं, हाई असर्टिवनेस है आपके अंदर, और कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और बोल्डनेस आप में है, आप बहुत बहादुर हैं, बोल्ड हैं, डेयरिंग हैं। लेकिन किसी का इंटेलेक्चुअलिज्म, डीप इंसाइट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, उसके पॉलिश मैनर्स, उसके एटिकेट्स, ये एटिकेट्स हैं, एटिकेट्स का मतलब भी मैनर्स होता है। तो किसी के सॉफ्टर वॉल्यूम से, पीप का मतलब है झांकना, किसी की सॉफ्टर वॉल्यूम से ये पता चलता है कि वो कितना मैनर्ड है, कितना एटिकेट वाला है, कितना उसके अंदर इंटेलेक्चुअलिज्म है, और उसकी गहरी परख सब्जेक्ट मैटर पर, यानी उसका ज्ञान भी झलकता है। हमको मॉडरेट वॉल्यूम यूज़ करनी चाहिए, ना तो ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो। प्रोनाउंसिएशन क्या है, ये भी 2 मार्क्स में आ सकता है, आएगा। प्रोनाउंसिएशन और टिप्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन तैयार कर लेना। प्रोनाउंसिएशन का मतलब है स्पीक आउट आवर साउंड्स इन ए वे दैट इज़ ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल। अपनी साउंड्स को बोलना इस तरीके से जो ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल हो, जिनको ग्रामेटिकली स्वीकारा जा सके। हमें कौन सा फॉलो करना चाहिए? ब्रिटिश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन फॉलो करना चाहिए। वन शुड स्पीक केयरफुली एंड विद अटमोस्ट करेक्ट साउंड्स। हमें केयरफुली बोलना चाहिए और अटमोस्ट करेक्ट साउंड्स के साथ बोलना चाहिए। अगर हमें प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन नहीं आता तो हमें वी शुड कंसल्ट डिक्शनरी। तो ये हो गया पैरालिंग्विस्टिक। क्रोनोलॉजी को पढ़ लेते हैं। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है टाइम मैनेजमेंट, हाउ वी मैनेज टाइम। अब टाइम मैनेजमेंट है क्या? 2 मार्क्स के लिए अच्छा क्वेश्चन है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग, यानी ऑर्गेनाइज करना, प्लान करना। हाउ टू डिवाइड आवर टाइम, किस तरह से टाइम को डिवाइड किया जाए, या किसी तरह से टास्क को डिवाइड किया जाए डिफरेंट एक्टिविटीज़ में। टिप्स ऑफ मैनेजिंग टाइम। टाइम मैनेजमेंट की टू सक्सेस है। टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको टिप्स फॉलो करनी होंगी। आपका गोल होना चाहिए, आपको एक गोल बनाना होगा, अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट डाउन करना होगा, अपनी प्राथमिकताओं को सेट डाउन करना होगा, और एक एक करके अपना टारगेट जो है स्टेप बाय स्टेप हिट करना होगा। एक डेडलाइन बना लीजिए अपने डिफरेंट टास्क करने की, तो उससे आपका सेल्फ डिसिप्लिन रहेगा और आपको पता चलता रहेगा कि आपने कितने टाइम में क्या क्या चीज़ें कर ली। अगर नहीं कर पाए तो फिर आगे वाले काम में आपको हरी अप करना होगा। टेक ए ब्रेक बिटवीन टास्क। एक ब्रेक ले लीजिए टास्क करते समय। इससे आपका क्या होगा, जब आप ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपकी एनर्जी डबल और इवन ट्रिपल यानी तिगनी भी हो जाएगी। अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड रखें, अपने आप को हाईली ऑर्गेनाइज्ड रखें, यानी कि सिस्टमेटिक रखें, है ना। बी सिस्टमेटिक। डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट थिंग्स फॉर नेक्स्ट डे। टालना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टास्क है कि अगर आप अगले दिन के लिए चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते हैं तो आपके काम उसी दिन बड़े आसानी से हो जाएंगे, सहजता यानी कंफर्टेबली हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने एक दिन भी प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया तो उतना ही, जितना आप प्रोक्रेस्टिनेशन करेंगे उतनी ही कॉम्प्लिकेसी क्रिएट होती जाएगी। रिमूव नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज़। अपने आसपास से नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज़ को हटा लेना होगा। प्लान अहेड, आगे की प्लानिंग कर लीजिए, सो दैट फ्यूचर स्टेप्स मे नॉट बी हैम्पर्ड। आगे की प्लानिंग करके रखिए ताकि आने वाले स्टेप हैम्पर ना हो, रुकावट ना बने। फॉर एग्जांपल, इसका मतलब देखिए बहुत गहरा है। अगर आपको जो है, अब जैसे मान लीजिए 11th को आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो रहे हैं, तो आप एग्ज़ाम ख़त्म होने के साथ साथ आप अपनी 3rd सेमेस्टर की अगर प्लानिंग कर लेंगे तो आपके जो फर्दर एक्शंस हैं वो हैम्पर नहीं होंगे और आपको एक दिशा मिलती रहेगी। आप वेल ऑर्गेनाइज्ड ढंग से आप जो है 3rd सेमेस्टर की तैयारी में जुट जाएंगे। जैसे अभी आपने देखा कि गुलशन सर ने जो है, मतलब सर ने, महेंद्र सर ने और गुलशन सर ने मिलकर अगले सेमेस्टर की प्लानिंग शुरू कर दी है कि कैसे किस तरह से आगे प्रोसीड करना है। तो अब उनके आगे आने वाले जो एक्शंस हैं वो कभी भी हैम्पर नहीं होंगे। तो प्लान अहेड, अपनी आगे की प्लानिंग करके चलिए। अब आता है रोल ऑफ टाइम मैनेजमेंट। अच्छा क्वेश्चन है।
इट साउंड्स पर्सन टू बी, अगर आप टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखते हैं तो आप वेल मैनर्ड हो जाएंगे, वेल डिसिप्लिन्ड कहलाएंगे, दिखेंगे, पंक्चुअल दिखेंगे, सिस्टमेटिक दिखेंगे और ऑर्गेनाइज्ड भी दिखेंगे। टाइम मैनेजमेंट हेल्प करता है टास्क को कंप्लीट करने में अहेड ऑफ टाइम, यानी कि बिफोर मीटिंग द डेडलाइंस। अहेड ऑफ टाइम का मतलब है टाइम से पहले, तो टाइम से पहले, डेडलाइन से पहले काम पूरा करने में मदद होती है। टाइम लिमिट में रहना एक मार्क है कर्सी का, विनम्रता का और प्रोफेशनलिज्म का। दो काइंड के पर्सन होते हैं टाइम मैनेजमेंट की अगर बात करें तो, मोनोक्रोमिक और पॉलीक्रोमिक। मोनोक्रोमिक क्या होते हैं, इस तरह के पर्सन जो हैं टाइम की वैल्यू करते हैं एंड वो स्ट्रांग होल्ड रखते हैं अपने हर मिनट पर। उनका जो हर सिंगल सेकेंड है वो उनके स्ट्रांग कंट्रोल में रहता है। ऐसे पर्सन जो हैं वो अपनी जॉब्स में, अपने असाइनमेंट्स में, अपने प्रोजेक्ट में हाईली कंसंट्रेटेड होते हैं। अपनी लायबिलिटीज़ यानी जिम्मेदारियों का उन्हें अच्छे से पता होता है। वो टाइम कमिटमेंट को बहुत ही सीरियसली लेते हैं। अब टाइम कमिटमेंट का मतलब क्या है, अगर उन्होंने आपसे 3 बजे ऑनलाइन आने का वायदा करा है तो वो चाहे कितनी भी अनफेवरेबल कंडीशन में क्यों ना हो, वो 3 बजे आएंगे ही आएंगे। तो वो टाइम को लेकर जो उनके कमिटमेंट होते हैं, टाइम को लेकर जो उनके प्रोमिसेस होते हैं, वो उनको पूरी तरह से पूरा करते हैं। सच काइंड ऑफ पर्सन, उनके लिए इस तरह के पर्सन के लिए टाइम क्या है, कमोडिटी है, एक सामान है। सामान, जिस तरह से सामान कीमती होता है इसी तरह से उनके लिए टाइम कीमती है। उनके लिए टाइम क्या है, एक रिचेस है, एक संपदा है, एक वेल्थ है और एक प्रॉस्पेरिटी है, एक पूंजी है। एसेट का मतलब है पूंजी। इस तरह के पर्सन जो हैं हाईली पंक्चुअल होते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। दे कंप्लीट द टास्क अहेड ऑफ टाइम, टाइम से पहले टास्क पूरा करते हैं। रीच, ये रीच है, रीच वेन्यू बिफोर टाइम। तो ये तो बात हो गई मोनोक्रोमिक की। अब आता है पॉलीक्रोमिक। पॉलीक्रोमिक इसके उल्टे होते हैं। दे डू नॉट वैल्यू टाइम, वो अपॉइंटमेंट ब्रेक कर सकते हैं। उनके लिए प्रोफेशनल लाइबिलिटीज़ लेसर होती हैं, कम होती हैं पर्सनल एंगेजमेंट्स के सामने, यानी उनके लिए पर्सनल चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती हैं, प्रोफेशनल लाइबिलिटीज़ जाएँ भाड़ में। दे लिंगर ऑन देयर ड्यूटीज़, लिंगर ऑन का मतलब होता है टाल मटोल करना, वो अपनी ड्यूटीज़ को टालते रहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन करते रहते हैं। दे प्रोक्रेस्टिनेट द वर्क ऑन टू टुमारो, वो आज के काम को कल पर टालते हैं। दे हैव ए नंबर ऑफ एक्सक्यूजेज टू डिले द टास्क असाइन टू दैम, उनके पास नंबर ऑफ एक्सक्यूजेज होते हैं, उनके पास हज़ारों बहाने होते हैं अपने टास्क को डिले करने के लिए। तो इस तरह से ये है। अच्छा, प्रॉक्सिमिक्स का क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बी सेक्शन के लिए। प्रॉक्सिमिक्स का मतलब है स्पेस, प्रॉक्सिमिक्स का मतलब है साइंस ऑफ डिस्टेंस या स्पेस। प्रॉक्सिमिक्स मेंटेन करना प्रोफेशनल ग्राउंड्स पर कर्सी का साइन है, प्रोफेशनलिज्म का साइन है। प्रॉक्सिमिक्स की बात करें तो ये इसका मतलब है हाउ स्पेस इज़ यूज्ड फॉर ह्यूमन इंटरेक्शन, किस तरह से स्पेस का यूटिलाइजेशन मानव ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए होता है। यानी कि जब हम लोग बातचीत करते हैं, जब हम लोग स्पेशली प्रोफेशनल ग्राउंड्स पर बातचीत करते हैं तो किस तरह से हम डिस्टेंस को फॉलो करते हैं। टी.एस. हॉल, जब भी हम प्रॉक्सिमिक्स की बात करेंगे तो एक नाम सबसे पहले आएगा, वो है टी.एस. हॉल, क्योंकि टी.एस. हॉल ने ही प्रॉक्सिमिक्स को एनंसिएट किया था, प्रोपाउंड किया था। और टी.एस. हॉल ने 4 जोन बताए हैं, पर्सनल, पब्लिक, सोशल और इंटीमेट। जी, तो पर्सनल स्पेस की बात करें तो पर्सनल स्पेस जो है वो ये इस तरह से बना कर लिख लीजिएगा आप, है ना, ये और ये। तो पर्सनल स्पेस जो है वो 1.5 फीट से 4 फीट तक होता है। यानी इसमें जो सेंडर और रिसीवर की जो डिस्टेंस होती है उनके बीच की, वो 1.5 फीट से 4 फीट के बीच में होती है। ये जोन है जिसमें जो रिज़र्व होता है फैमिली के साथ बातचीत करते हुए, फ्रेंड्स के साथ जब आप बात करते हैं तो आप 1.5 से 4 फीट की दूरी मेंटेन कर सकते हैं। और जो क्लोज एक्विंटेंसेस हैं, क्लोज जान पहचान के लोग हैं, एक्विंटेंसेस का मतलब जान पहचान के लोग, उनके साथ भी आप ये वाली जोन में रह सकते हैं। एग्जाम्पल दिया है, जब फैमिली और फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं और गेट टुगेदर करते हैं, टी पार्टी विद फ्रेंड्स एंड लंच विद ओल्ड फ्रेंड्स।
पब्लिक जोन। अब पब्लिक जोन क्या है, ये 12 फीट का होता है। ये जोन जो है वो विशेष रूप से प्रोफेशनल सेटिंग में रखा जाता है, जहाँ एक पर्सन को बहुत सारे लोगों को एड्रेस करना होता है। जैसे कि लेक्चर जब देती हैं आपकी टीचर, तो भी ये पब्लिक जोन ही होता है। सेमिनार में जब आप जाते हैं और की स्पीकर को सुनते हैं, तो भी पब्लिक जोन में ही आप, और उसके बीच की डिस्टेंस रहती है। मीटिंग्स में भी इसी तरह की, जब आप अपने कॉलेज के डायरेक्टर सर से मीटिंग करते हैं, आपके मेंटोर्स का ग्रुप, तो भी आप इसी जोन में रहते हैं। 12 फीट ध्यान रखिएगा। सेलिब्रिटीज़ और हाई प्रोफाइल पर्सन लीडर्स जो हैं वो इस स्पेस में रहते हैं सेफ्टी रीजन से और एज ए साइन ऑफ शोइंग पावर का पता चलता है। सोशल जोन 4 फीट से 12 फीट तक का होता है, और ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि पब्लिक स्पेस है, लेकिन ये इतना क्लोज भी नहीं है जितना पर्सनल स्पेस है। कहने का मतलब ये है कि ये पर्सनल स्पेस और पब्लिक स्पेस के बीच का जो जोन है वो सोशल जोन है। तो पर्सनल जोन जितना नज़दीक तो नहीं है ये, लेकिन पब्लिक स्पेस जैसा जो है दूरी भी नहीं है इसमें इन दोनों के बीच का है। जब कभी कोई भी सोशल स्पेस में होता है तो वन इज़ नॉट ऑब्लिगेटेड टू इंटरेक्ट विद दैम। उसको सोशल स्पेस में जब कोई होता है तो उसको हर एक से बात करने की इजाज़त नहीं होती। इसमें बेसिकली क्या होता है, जब हम कभी देखिए, जब आपके कॉलेज के डायरेक्टर आपको किसी पब्लिक इसमें फेयर में मिलते हैं, किसी वेडिंग पार्टी में मिलते हैं, है ना, हो सकता है उनका कॉमन फ्रेंड हो, आपका और उनका कोई कॉमन फ्रेंड हो, कॉमन रिलेटिव हो, तो जब आपके लोग या आपका बॉस आपको जो है किसी शादी ब्याह में मिलता है, फेयर में मिलता है, तो आप जो है सोशल जोन में चले जाते हैं। अब आता है इंटीमेट स्पेस। ये स्पेस में 1.5 फीट और इससे भी कम का हो सकता है। ये किसके लिए होता है, रोमांटिक पार्टनर्स के लिए, स्पाउस यानी पति पत्नी के लिए, पेरेंट्स के लिए, और हमारे अपने बच्चों के लिए, या फिर क्लोजेस्ट फैमिली मेम्बर्स जिनसे हम बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, हमारे नियर एंड डियर वंस के लिए। ये आप डायग्राम ज़रूर बनाकर आइएगा, इसी का सारा खेल है ये। अब आता है काइनेसिक्स। काइनेसिक्स क्या है, काइनेसिक्स बॉडी लैंग्वेज है, और ये कहा जाता है कि आवर एक्शन स्पीक लाउडर देन आवर वर्ड्स। हमारे एक्शन हमारे वर्ड्स से भी ज़्यादा अच्छा बोलते हैं, यानी जो हमारे वर्ड्स नहीं बोल पाते वो हमारे एक्शन बोल देते हैं। कई बार क्या होता है कि वी फेल टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स। कई बार हम अपने थॉट्स को वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। जब हम अपने थॉट्स को वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तब हमें बॉडी लैंग्वेज की सहायता लेनी होती है। बॉडी लैंग्वेज में जेस्चर, पोस्चर, फिजिकल अपीयरेंस, आई कांटेक्ट, ये सब आते हैं। आइए एक एक करके पढ़ लेते हैं। पोस्चर का मतलब होता है हाउ टू स्टैंड, हाउ टू सिट, हाउ टू टेक पोजीशन ऑन डायस, डायस पर कैसे पोजीशन लेनी है, हाउ वी मूव इनटू द रूम, कैसे रूम में मूव करना है ना, कैसे एंटर करना है लेक्चर रूम में, कैसे हमें दूसरों के सामने दिखना है, कैसे हमें साउंड करनी है, एंड हाउ वी मेक आवरसेल्व्स एक्सेसिबल टू अदर्स, कैसे हम लोगों तक पहुंचते हैं। जेस्चर की बात करें, देखिए पोस्चर और जेस्चर में ये डिफरेंस होता है कि पोस्चर जो है वो ऊपर के मूवमेंट्स को, यानी फेस तक के और हैंड्स तक के मूवमेंट्स को पोस्चर बोलते हैं, और जेस्चर हमारे पूरे बॉडी का होता है। जेस्चर एक वाइटल रोल प्ले करता है हमारा इम्प्रेशन डिटरमाइन करने में, और हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा लीनिंग नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा झुकना नहीं चाहिए। वी डू नॉट लीन अगेंस्ट एनीवन, किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा झुकना नहीं चाहिए, सहारा नहीं लेना चाहिए। मतलब यहाँ पर मतलब है कभी कभी हम वॉल के सहारे खड़े हो जाते हैं, कभी कभी हम किसी पर्सन के सहारे खड़े हो जाते हैं, तो हमें ऐसा झुककर और किसी का सहारा नहीं लेना है। कई बार क्या करते हैं, वट एवर इज़ हैविंग इन आवर हैंड, जो भी चीज़ हमारे हाथों में है, वी स्टार्ट प्लेइंग विद दैट, हमें उससे खेलने लगते हैं। तो खेलना नहीं है चेन के साथ, रिंग के साथ, हैंडकरचीफ के साथ, बल्कि हमें शांत रहना है, सॉलिड रहना है। अपने हैंड्स को डाउन ही रखिए। छोटे छोटे मूवमेंट्स, माइल्ड मूवमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल ऐसा ना करिए कि आर्टिफिशियलिटी लगने लगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्टैंड एट द सेंटर वेयर एवरीवन कैन सी यू, वेयर फ्रॉम यू कैन मेक आई कंटेक्ट टू एवरीवन इजीली। आपको सेंटर में खड़ा होना है, बीच में खड़ा होना है। उससे दो फ़ायदे होंगे कि आपको हर व्यक्ति आपके साथ आई कांटेक्ट बना पाएगा, और आप भी बीच में खड़े होकर सब पर एक निगाह रख पाएंगे।
आई कॉन्टेक्ट, ये वाला क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स में आ सकता है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ आई कॉन्टेक्ट करके। आई कॉन्टेक्ट एक वाइटल रोल प्ले करता है। बेसिकली इसका रोल क्या है कि इट हेल्प्स यू टू फील कॉन्फिडेंट। अगर आप आई कॉन्टेक्ट प्रॉपरली बनाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस ग्लिम्पस होता है, और इससे क्या होता है, यू आर वेरी इजी टू रीड द, मतलब इट इज़ वेरी इजी टू रीड द मूड ऑफ द ऑडियंस एंड अकॉर्डिंगली आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी ऑडियंस कहीं बोर तो नहीं हो रही है, आपकी ऑडियंस चिड़चिड़ा तो नहीं रही है, डाइवर्टेड तो नहीं है, फ्लाइटी चंचल तो नहीं है, इनएक्टिव तो नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है तो आप उसको थोड़ा सा लाइन पर ला सकते हैं, लेकिन आपको 3 से 5 सेकेंड से ज़्यादा किसी पर भी अपना आई फिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इल मैनर हो जाएगा, गेजिंग हो जाएगा। स्माइल भी काइनेसिक का फीचर है। ये कहा जाता है कि फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड, मतलब माइंड में जो कुछ चल रहा होता है वो फेस पर आ जाता है। स्माइल हमारे फेशियल इंप्रेशन को बहुत इम्पॉर्टेंट बनाती है। स्माइल से क्या होता है, स्माइल हेल्प करती है ऑडियंस का फेवर विन करने में, हमें उनसे कनेक्ट कराती है, हमें उनके साथ फ्रेंडली बनाती है, और जब हमारी ऑडियंस हमसे फ्रेंडली हो जाती है तो दे आर वेरी इजी टू पुट फोर्थ देयर क्वेरीज, डाउट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स। अब आता है फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस के बारे में तो आपको पता ही है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। आपके फिजिकल अपीयरेंस को रिमार्केबल बनाने के लिए, इम्प्रेसिव बनाने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, प्रॉपर बॉडी हाइजीन, जो कि हम सबसे पहले भूल जाते हैं या इग्नोर कर देते हैं। भूलते तो नहीं है लेकिन थोड़ा इग्नोर कर देते हैं। तो प्रॉपर बॉडी हाइजीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब हम प्रॉपर बॉडी हाइजीन की बात करते हैं तो हमारे नेल्स पेयर्ड होने चाहिए, फीट और नेक साफ़ होने चाहिए, एल्बो साफ़ होनी चाहिए, एंकल्स साफ़ होनी चाहिए, एड़ियाँ, है ना। हेयर्स जो है वेल ट्रिम्ड होने चाहिए, वेल कॉम्ड होने चाहिए, प्रॉपरली जेल्ड भी होने चाहिए। वैसे तो जेल नहीं लगाना है, लेकिन अगर आप लगा रहे हैं तो आप रात को लगाकर सो जाइए, तो उससे जो है सेट हो जाएगा। नेल शुड बी प्रॉपरली पेयर्ड। नेल अच्छे से पेयर यानी कि कटे हुए होने चाहिए। नेल के साथ काटने के लिए पेयर ही आता है। ड्रेस जो है दैट शुड बी सूटेड टू द ओकेज़न। ड्रेस ओकेज़न के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, प्रॉपरली आयरन होनी चाहिए, प्रॉपरली क्रीज्ड होनी चाहिए। महिलाओं की ड्रेस क्रीज्ड नहीं होती है। अब आता है फुटवेयर। फुटवेयर जो है वो कोजी होने चाहिए, आरामदायक होने चाहिए, हील्ड ना हो, बहुत ज़्यादा हील नहीं, हाई हील नहीं पहननी है। और गॉडी फुटवेयर, गॉडी का मतलब है भड़कीले फुटवेयर नहीं पहनने हैं। लेदर के पहन सकते हैं, लेदर के पहनेंगे तो सबसे ज़्यादा ब्लैक और ब्राउन रंग सबसे ज़्यादा सही रहता है। डू नॉट यूज़ गॉडी ज्वेलरी। गॉडी ज्वेलरी का और हैवी मेकअप का यूज़ नहीं करना है। हैवी परफ्यूम नहीं लगाने हैं, है ना। हैवी ऑडियो कोई भी हैवी ऑडियो नहीं लगानी है जिससे कमरे में जाते ही सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो जाए, बल्कि बहुत ही माइल्ड सा डिओ लगाना है, डिओडोरेंट। हैंडबैग और कैरी बैग, इनका भी ध्यान रखना ज़रूरी है। हैंडबैग और कैरी बैग जो है वो गॉडी नहीं होने चाहिए। लेदर बैग ऑफ ब्राउन एंड ब्लैक कलर इज़ प्रेफरेबल। लेदर पर्स या लेदर बैग जो है, लेदर की सूटकेस भी आप लेकर, अगर आप जेंट्स हैं तो सूटकेस ले सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब आता है एक नीटली फोल्डेड हैंकी, नीट एंड क्लीन हैंकी अपनी राइट पॉकेट में रखना चाहिए। कुछ और एलिमेंट है काइनेसिक्स के। हाउ टू यूज़ स्क्रीन। स्क्रीन का यूज़ कैसे करना है। स्क्रीन का यूज़ इस तरह से करना है, स्टैंड बाय द स्क्रीन वाइल पॉइंटिंग आउट। जब आप पॉइंट आउट कर रहे हो तो स्क्रीन के एक साइड में, एक किनारे पे खड़े हो जाइए। बीच में खड़े होंगे तो दिखेगा नहीं। स्टैंड अवे फ्रॉम इट जब आप डिस्क्राइब कर रहे हो और एक्सप्लेनिंग कर रहे हो, तो डिस्क्राइब करते हुए, एक्सप्लेनिंग करते हुए स्क्रीन के पास से हट जाइए। हाउ टू लुक एनर्जेटिक, ये हमारा अगला पॉइंट है। एनर्जेटिक कैसे लगना है। एनर्जेटिक लगने के लिए अपनी एनर्जी को अपनी वॉइस में रखिए, अपनी आईज़ में रखिए। आईज़ कई बार पेल होती हैं, पीली पीली होती हैं, तो आईज़ आपकी ब्राइट होनी चाहिए, तो आपका पता लग जाएगा कि कितनी एनर्जेटिक है। वॉइस आपकी अच्छी होनी चाहिए। मूवमेंट्स आपके जो हैं वो उनसे पता चलना चाहिए कि आप एनर्जी में हैं, मरे मरे से नहीं हैं। स्टैंड स्ट्रेट, थोड़ा सा स्ट्रेट खड़े होइए, बहुत ज़्यादा लीनिंग नहीं करनी है, पहले भी बताया था। और अपने हैंड्स और आर्म्स और लेग्स को क्रॉस नहीं करना है, मोड़ कर नहीं खड़े होना है। रिलैक्स द स्पीकर को ज़्यादा ध्यान से सुना जाता है, ऑडियंस भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस प्रकट करती है, तो रिलैक्स्ड रहिए, इम्पेशेंट मत रहिए। अब आता है प्रेजेंटेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन में, 7 मार्क्स में।
प्रेजेंटेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग ए स्पेसिफिक टॉपिक टू द ऑडियंस। अब इसमें प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग क्या है हम बता दें। स्पेसिफिक टॉपिक टू अ स्पेसिफिक ऑडियंस फॉर स्पेसिफिक पर्पस। तो जब कभी भी हम स्पेसिफिक टॉपिक को स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए स्पेसिफिक पर्पस को लेकर प्रेजेंट करते हैं तो दैट इज़ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन के फॉर्म में हो सकता है, कभी कभी इंट्रोडक्शन के फॉर्म में हो सकता है, लेक्चर और स्पीच के फॉर्म में हो सकता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टू इन्फॉर्म, टू परसुएड, टू इंस्ट्रक्ट। इन्फॉर्मेशन देना, परसुएशन करना यानी कि लोगों को कन्विंस करना और लोगों को इंस्ट्रक्शन देना कि व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, क्या करना है क्या नहीं करना है। कई बार आपको मोटिवेशन देना हो सकता है, इंस्पिरेशन देना हो सकता है, उसके लिए भी आप प्रेजेंटेशन देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके बच्चों के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं तो आप उनको मोटिवेट करने के लिए प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। टू लीड, टू टीच, टू ट्रेन, टू एजुकेट। कभी कभी आपको एजुकेट करने के लिए, ट्रेन करने के लिए, अपडेट करने के लिए भी प्रेजेंटेशन देना पड़ता है अपने टीम मेंबर्स को। टू कन्विंस दैम टू एक्सेप्ट एनी आइडिया और सम प्रोडक्ट। कभी कभी आपको उनको कन्विंस करना पड़ सकता है किसी आइडिया, किसी प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कराने के लिए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस प्रेजेंटेशन में क्या होता है, स्पीकर एक टारगेटेड टॉपिक को, टारगेटेड ऑडियंस को टारगेटेड पर्पस के साथ प्रेजेंट करता है, या फिर आप कह सकते हैं स्पीकर एक स्पेसिफिक टॉपिक को स्पेसिफिक ऑडियंस के साथ और स्पेसिफिक पर्पस को लेकर डिलीवर करता है। एलिमेंट्स ऑफ प्रेजेंटेशन इसमें आता है व्हेन, वेयर एंड व्हाट टॉपिक विल बी डिलीवर्ड। कब, कहाँ और कौन सा टॉपिक डिलीवर किया जाएगा। वेदर द प्रेजेंटेशन इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन स्मॉल रूम और इन मैग्निफिशेंट ऑडिटोरियम। प्रेजेंटेशन हमारा स्मॉल रूम में होगा या मैग्निफिशेंट ऑडिटोरियम में होगा। हु विल कम देयर एज योर ऑडियंस, कौन आएगा वहाँ पर आपके ऑडियंस के रूप में। उनका एज, उनका जेंडर, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, बैकग्राउंड नॉलेज, एजुकेशनल लेवल, है ना, IQ, ये सब भी आपको जज कर लेना चाहिए। कौन सी लैंग्वेज में वो कंफर्टेबल हैं, लैंग्वेज का भी ध्यान रखना होगा। वेदर यू नो दैम प्रॉपर प्रीवियसली और नॉट, क्या आप उन्हें पहले से जानते हैं या नहीं जानते हैं। अपने ऑडियंस की नीड को पता करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे क्या है। फिर आता है कौन से टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ आप यूज़ करने वाले हैं। अब आता है प्रेजेंटेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए ऑडियंस और लोकेल का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडियंस जब आप आगे जाते हैं तो आपको ऑडियंस के बारे में डिसाइड करना होता है और पहले चीज़ है आपकी ऑडियंस है कौन, उनका एज, उनका जेंडर, उनका बैकग्राउंड, जिस बैकग्राउंड से वो आए हैं, लैंग्वेजेस कौन सी आती हैं, उनकी नीड्स और उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, बैकग्राउंड नॉलेज क्या है उनके पास। फिर आती है एक्सपेक्टेशन। तो आपको एक एजम्पशन लगाना होगा कि उनकी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, उनकी प्रोबेबल क्वेरीज़ क्या हो सकती हैं एंड वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में उनकी लाइकिंग, डिसलाइकिंग, इंटरेस्ट, कल्चर, मेंटल, साइकोलॉजिकल और इंटेलेक्चुअल लेवल, ये आपको पता होने चाहिए। अब आता है लोकेल। लोकेल का मतलब है फिज़िकल सेटिंग ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी जिस एनवायरनमेंट में आप कराने वाले हैं प्रेजेंटेशन, उसकी फ़िज़िकल सेटिंग। तो प्रेजेंटेशन देते समय आपको ये भी चीज़ें ध्यान रखनी होंगी कि जिस रूम में, जिस हॉल में आपका प्रेजेंटेशन होने वाला है वहाँ प्रॉपर लाइटिंग है क्या नहीं है, रूम टेम्परेचर कैसा है, सीटिंग अरेंजमेंट क्या है, माइक अवेलेबल है या नहीं, वर्किंग में है या नहीं, डायस या पोडियम है या नहीं। अगर नहीं है तो मेक श्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ टेबल होनी चाहिए जिस पर आप अपने सारे फाइल्स रख सकें। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्टर, सॉकेट है या नहीं है, वाइट बोर्ड है या नहीं है, मार्कर है या नहीं है, ये भी आपको रखना होगा। डस्टर मार्कर टू, अगर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो आपको जो है एक दिन पहले अरेंजमेंट करने होंगे, अपने ऑर्गेनाइज़र से कहना होगा। ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि रूम इज़ नीटली ब्रूम्ड और मॉप्ड, रूम जो है वो अच्छे से उसमें पोछा लगा है, झाड़ू लगी है या नहीं, क्योंकि गंदे में बिठाएंगे तो सबका मन डाइवर्टेड होगा। कर्टेन्स प्रॉपर हैं या नहीं, रिफ्लेक्शन ना आए जैसे रूम में। रूम फ्रेशनर भी हो सकता है फ्रेश और एरोमेटिक बनाने के लिए। एरोमेटिक का मतलब होता है सुगंधित बनाने के लिए एनवायरनमेंट को। पब्लिक स्पीकिंग अच्छा टॉपिक है बी सेक्शन के लिए।
पब्लिक स्पीकिंग का मतलब है प्रैक्टिस या ऑफ डिलीवरिंग ए स्पीच टू द लाइव ऑडियंस। जब हम लाइव ऑडियंस को स्पीच डिलीवर करते हैं तो वो होती है। पर्पस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग वही है, इंफॉर्मेशन देना, परसुएशन, एंटरटेनमेंट करना भी हो सकता है, टीचिंग करना, लीड करना, ट्रेन करना। एलिमेंट्स में आता है हु, यानी स्पीकर कौन है, टू होम किसको देना है, यानी ऑडियंस कौन है, उनकी एज, उनका जेंडर, बैकग्राउंड नॉलेज, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लैंग्वेज इज़ नोन टू दैम। अब आता है विद व्हाट इफेक्ट, यानी इफेक्ट क्या है, यानी जो पब्लिक स्पीकिंग आप करने जा रहे हैं उसका मिशन क्या है, टारगेट क्या है, गोल क्या है, और उससे क्या एक्सपेक्टेड आउटकम आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यूजिंग व्हाट मीडियम, आप कौन से मीडियम का यूज़ करने वाले हैं, वेदर यू आर गोइंग टू यूज़ प्रोजेक्टर और यू आर गोइंग टू मेक ए यूज़ ऑफ स्लाइड, you are going to use blackboard, you are going to infuse charts, maps, diagrams, tables, etc. ये भी आपको देखना है। अब आता है 3 pillars of public speaking। to verbalize का मतलब verbal से बना है, इसका मतलब है कि what we speak, हम क्या बोलते हैं, यानी selection of words, हम जो वर्ड्स का सिलेक्शन करने वाले हैं उनका, यानी कि हम क्या बोलते हैं। वोकलाइज का मतलब है डिलीवरिंग ऑफ वर्ड्स बाय यूजिंग पैरालिंग्विस्टिक्स, जैसे पिच, रिदम, इंटोनेशन, रेट, पेस, है ना, वॉल्यूम, ये सब कुछ। विजुलाइज का मतलब है कि किस तरह से ऑडियंस हमें विजुलाइज करती है, किस तरह से ऑडियंस हमारे प्रेजेंटेशन को विजुलाइज करती है। हमें विजुलाइज करने के लिए हमारा फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए, हमारी ड्रेसिंग, हमारी ग्रूमिंग, हमारा हम अपने कैसे दिख रहे हैं ये, और हमारा प्रेजेंटेशन, ताकि वो विजुलाइज करे उसके लिए हमारा कंटेंट अच्छा होना चाहिए, वॉइस डिलीवरी अच्छी होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है टिप्स टू ओवरकम स्टेज फियर। चूज़ इट। अब इसमें अगर आपको स्टेज फियर से मुक्ति पानी है, डर है आपको स्टेज फियर, तो आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले तो आपको एक टॉपिक चूज़ करना होगा अपने इंटरेस्ट का, और बहुत ज़्यादा उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर से, मैगज़ीन से, ब्लॉग्स से, उतना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। एक चीज़ और है, प्रिपेयर मोर मटेरियल देन इज़ रिक्वायर्ड, चाहे आप यहाँ पर लाइन चेंज करके दूसरा पॉइंट इन्फ्यूज़ करा दीजिएगा। जितना मटेरियल आपको एक्सपेक्टेड हो उससे काफ़ी ज़्यादा मतलब उससे कम से कम 20% ज़्यादा मटेरियल आप तैयार करके रखिए, इससे आपकी नर्वसनेस पर ओवरकम हो जाएगी। और अगर आपके पास कोई पॉइंट मिस हो गया तो आपके पास कुछ और पॉइंट्स होंगे वहाँ पर इन्फ्यूज़ कराने के लिए। एक वेल रिसर्च स्पीच होनी चाहिए, जो भी डाटा आप यूज़ करने जा रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं, वो कई जगह से जांची परखी हुई हो, एनालिसिस करी हुई हो, क्योंकि 1% भी गलती नहीं होनी चाहिए। अवेयर योर सेल्फ विद द वेरियस आस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक, अपने आप को टॉपिक के वेरियस आस्पेक्ट से परिचित करा लीजिए, एनालाइज कर लीजिए बहुत अच्छे से। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सभी पॉसिबल क्वेश्चन जो भी आपके दिमाग में बन रहे हैं उनका प्रोबेबल आंसर तैयार करके रखिए। रीच द वेन्यू एटलीस्ट हाफ एन आवर बिफोर द शेड्यूल्ड इवेंट, शेड्यूल्ड टाइम, जो शेड्यूल्ड टाइम है उससे लगभग 1 घंटा आधा घंटा पहले पहुँचिए और नेसेसरी अरेंजमेंट देख लीजिए। एक ये है कि कीप ऑन अटेंडिंग पब्लिक इवेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, टाइम पर समय पर पब्लिक इवेंट्स अटेंड करते रहिए। और वहाँ पर आपको क्या नोटिस करना है कि पब्लिक स्पीकर के नॉन वर्बल क्यूज़ क्या हैं, उसका वो कैसे इंटरेक्ट करता है, ये सब कुछ ह्यूमर भी इन्फ्यूज़ कराना ज़रूरी है। ह्यूमर क्योंकि बहुत एक्सीलेंटली वर्क करता है आपको और आपकी ऑडियंस दोनों को रिलैक्स करने में। कुछ डीप ब्रीथ आप ले सकते हैं, ये साइकोलॉजिकली अच्छा रहता है। आपके अंदर फ्रेश ऑक्सीजन एयर का जो फ्लो है वो भी आपकी टेंशन लेवल को कम करता है। लास्ट है कि वन एंड ओनली सोल्यूशन क्या है स्टेज फियर को ओवरकम करने का, टू गो फॉर रिहर्सल्स एंड रिपीटेड प्रैक्टिसेस। प्रैक्टिस करना है, रिहर्सल करनी है, इसलिए प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अब आता है प्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट। प्रेजेंटेशन के लिए आपको कंटेंट कैसे ऑर्गेनाइज करना है वही चीज़ बताना चाह रही थी कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी का पार्ट है। एक वेल फ्रेम्ड कंटेंट है तो आपका समझ लीजिए आधा काम हो गया। वेल प्रिपेयर्ड स्पीच ऑलरेडी 9/10 डिलीवर हो चुकी है। अब आपको करना क्या है कि एडिक्वेट का मतलब है पर्याप्त मात्रा में आपको मटेरियल लेना है, और पर्याप्त मात्रा में मटेरियल लेना ही काफ़ी नहीं है, उसको बहुत अच्छे से तैयार करना भी ज़रूरी है। और उसके लिए आपको क्या करना है, तैयारी अपनी 3 स्टेप्स में करनी है। वही 3 स्टेप हैं,
इंट्रोडक्शन आपका कैसा होना चाहिए? अटेंशन ग्रैबिंग होना चाहिए। अटेंशन, क्योंकि यहीं से आपकी स्टार्टिंग होनी है, तो अगर आपका अटेंशन ग्रैबिंग होगा तब आपको फ़ायदा मिलेगा। मेन पॉइंट्स और द पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन शुड स्पेसिफाई योर स्पेसिफिक पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन। जो भी मेन पॉइंट्स लेकर चले हैं वो मेन पर्पस को डिफाइन करने वाले हों। आगे चलते हैं मेन बॉडी। मेन बॉडी में हमें क्या करना है? मेन बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, प्रोमिनेंट पार्ट होती है, और इसमें क्या होता है? आउटलाइंस होती हैं। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं। डिस्कशन डिस्क्रिप्शन होता है, एलैबोरेशन एक्सप्लेनेशन होता है, और हम कुछ क्वेश्चन, सिंसियर ग्रीटिंग, पोइटिकल लाइंस से स्टार्ट कर सकते हैं। हमको कुछ हेल्दी ह्यूमर यहाँ इन्फ्यूज़ कराना चाहिए। हेल्दी ह्यूमर से ऑडियंस रिलैक्सेशन में रहती है, और हम यहाँ पर अपने कंटेंट को वेरियस पैराग्राफ्स में भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। वेरियस मतलब इसको हम जो है बहुत सारे ऑर्डर्स का फॉलो करके हम अपने कंटेंट को डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे हम इंडक्टिव ऑर्डर का यूज़ कर सकते हैं, डिडक्टिव ऑर्डर का यूज़ कर सकते हैं, स्पेशल ऑर्डर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब आता है कंक्लूज़न कैसे स्टार्ट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल वेल दैट एंड्स वेल, सब कुछ अच्छा हो जाता है अगर समाप्ति अच्छी हो। इसको ध्यान में रखते हुए आपको करना क्या है कि ट्राई टू डिवोट एटलीस्ट 10% ऑफ योर टाइम फॉर कंक्लूज़न। कम से कम 10% अपने टाइम का कंक्लूज़न पर रखिए। 2 मिनट रिव्यू करने के लिए दीजिए, 2 मिनट में रिव्यू कर दीजिए, और 3 से 5 मिनट में ऑडियंस को टाइम दीजिए कि जहाँ पर वो अपनी क्वेरीज़ रख सकें। कुछ भी नया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कुछ भी नया इस पार्ट में जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एक छोटा सा पॉइंट भी नया जोड़ा तो इससे आगे का कन्वर्सेशन बढ़ता जाएगा, और जब डेडलाइन के बाहर चला जाता है प्रेजेंटेशन तो उसका इफ़ेक्ट बहुत ख़राब हो जाता है। अगर आपका 1 घंटे का लेक्चर है और मैडम किसी दिन टीचर आपका 1 घंटे से 10 मिनट ज़्यादा पढ़ा देता है तो आप कितने बोर हो जाते हैं। तो आपको इस पार्ट में कोई भी नया पॉइंट ऐड नहीं करना है, क्योंकि नया पॉइंट ऐड करेंगे तो फर्दर डिस्कशन होगा तो टाइम जो है डेडलाइन को क्रॉस करना पड़ेगा। ख़त्म होने वाला हो तो आप अपने ऑडियंस को इंडिकेशन भेजना, इशारे भेजना शुरू कर दीजिए कि आपका ख़त्म होने वाला है। उसके लिए आप ये फ्रेजेस का यूज़ कर सकते हैं। इन द एंड, टू सम अप, ये सम है। टू कंक्लूड, दैट्स ऑल व्हाट आई वांट टू से, माय ओपिनियन कंक्लूड्स विद, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारी वीडियो थी। मैं फिर बता दूं, इसमें 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओरल कम्युनिकेशन, वॉइस डायनेमिक्स की डिलीवरी, और प्रेजेंटेशन पूरा का पूरा। इसके अलावा प्रॉक्सिमिक्स भी कर लीजिएगा, वो भी अच्छा है। तो हैव ए वेरी नाइस टाइम, हैव ए वेरी नाइस एग्जामिनेशन एक्सपीरियंसेस। नोट्स अगर आपको लेने हैं तो गेटवे चैनल के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल पर भी नोट्स अवेलेबल हैं। बाय बाय, थैंक यू।